चलिए चलिए आज हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं। इसमें बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकाल जाता है। तो पहला प्रश्न है 135 और 225 का निकालना है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। इसमें पहला चरण होगा स्टेप 1। पहले हम लोग इसको भाग देते हैं। 225 को भागा देंगे। 225 135 और 225 में 225 बड़ी संख्या है, तो इसको 225 को भागा देंगे 135 से। एक बार जाएगा 135, शेषफल हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 3 12। फिर 135 को यहाँ ला देते हैं, फिर हो जाएगा 135। फिर 90 को 135 को 90 से भागा देते हैं, एक बार ही जाएगा 90, 5 13 में से 9, 9 4 13, 4 बच गया। फिर 90 को यहाँ ला देते हैं, 90 45 दूनी 90, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आ जाते हैं रुक जाते हैं। अब इसका जो एचसीएफ होगा 45 होगा, एचसीएफ 45 होगा, एचसीएफ 45 होगा। यही आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ। अब इसको चरण में हम लोग लिख देते हैं। इसको चरण में लिखना होगा, तो इसमें लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसमें 225 को लिखेंगे इस तरह से, 135 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है 90। अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इस चलते हम लोग स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या है? 135 को लिखेंगे इस तरह से, लिखा जा सकता है 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस शेषफल 45 आया है, 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। अब स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या है? 90 को डिवाइड दिया है 45 से, तो लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 0 आ जाता है तो इस चरण रुक जाता है, स्टेप रुक जाता है, और ये आपका 45 एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर 45 आंसर। इस तरह से 3 चरण में हम लोग का एचसीएफ निकल जाए 45। इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38220 को एचसीएफ निकालना है। जिसमें बड़ी संख्या जो रहता है, बड़ी संख्या को भागा देते हैं 196 से, छोटी संख्या से लिया जाता है। तो यहां पर लिखा जाएगा 38220 डिवाइडेड बाई 196। ये आपका कितना बार में जाएगा? एक बार में जा रहा है, तो 196, 12 में से 6 गया 6,
यहाँ बच गया 17, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 186। यहाँ 12 में से 6 गया 6 और 18 में से 9 गया, नहीं 17 में से 9 गया 10 11 12 13 14 15 16 17 8, ठीक है तो है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, सही है। शेष पूरा भी नहीं हुआ है, फिर 2 लिखेंगे। अब ये जाना चाहिए 9 बार, 9 बार करते हैं तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 87 के 7 हाथ में 8, 9 1 9 8 17 1764, 9 छक 54 के 4 में 5, 9 9 81 82 83 84 85 86 होना चाहिए, 86 6 है, सॉरी 6 1764, 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पर बचा 15 में से 6 गया 9 और इधर तो खत्म नहीं है, इधर खत्म कटकुट हो गया। उत्तरा अब आपका 0, ये आपका जाएगा 19 25 95, 5 बार में जाएगा, चाहिए 5 बार में, 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45 और 3 45 3 48 के 8 में 4 और 5 का 5 4 9 कट जा रहा है। शेष यहाँ पर 0 है, एक ही चरण में इसका बन गया, यानी कि HCF इसका 196 होगा, एक ही चरण में खत्म हो जा रहा है। इसका HCF 196 ही होगा, ये HCF ही होगा क्योंकि शेषफल 0 आ जा रहा है और इसका स्टेप एक ही चरण में लिखाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टेप 1 एक ही चरण में खत्म हो जाएगा। HCF हो गया आपका स्टेप 1 क्या है, सबसे बड़ी संख्या 38 220 और 196 में सबसे बड़ी 38 220 हुआ, तो इसको लिखेंगे 38 220 बराबर 196, कितना बार गया है 195 बार गया है और शेषफल कितना आ गया 0, एक ही स्टेप में खत्म हुए, यानी कि 196 आपका HCF होगा, 196 जो है HCF होगा। इसको लिखा जा सकता है कि HCF बराबर 196, HCF बराबर 196 लिखा जा सकता है, एक ही स्टेप में खत्म हो गया। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक ही स्टेप गया और ये आपका 3 स्टेप गया है। ये नियम होता है जो आप लिखे हैं 38 220 196, 38 220 को 196 गुना 195 प्लस 0, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखा जाता है, ठीक है। तो एक ही स्टेप में खत्म हो गया, HCF इसका 196 हुआ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न का था और एक तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका 867 और 225, 867 और 225 में बड़ी संख्या कौन है 867, तो 867 को हम लोग 225 से भागा देंगे, 867 को 225 से भागा देंगे तो ये आपका कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा कि 3 बार में जाएगा, देखते हैं। 225 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 में 6 1 7 और 3 में 6 675 आ रहा है। और अगर 225 को 4 से गुना करेंगे, 5 में 10 की जरूरत में 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8, 890 आ जाएगा क्योंकि 867 है, यानी कि 3 बार में जाएगा। 3 बार में गया तो 675। अब 7 में से 5 गया 2, 6 में से 7 नहीं, 16 में 7 गया तो 16 में 7 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 9 हो जाएगा, 9 7 16
7 7 हाँ 16 और इधर बच गया 7, 7 में से हो गया 192, 192 है, 192 शेष बचा, एक स्टेप में हूँ अभी शेष पूरा नहीं हुआ है। अब 192, अब यहाँ पर 225 लिखेंगे, 225 लिखेंगे। अब इसको भागा देते हैं, एक बार ही जाएगा तो 192, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 9 गया 3, 9 3 12 होते हैं, ठीक है। और इधर खत्म है 33, शेष 33 बचा। फिर 192 को हम लोग यहाँ फिर उतार देते हैं, 192 को हम 33 से फिर से भागा देते हैं, ये जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 6 बार जाना चाहिए। 33 छक्का कितना होते हैं, 18 में 1 3 36 18 19, 198 में 1 1 1 3 3 36 में 1 1 1 198 हो जाएगा, नहीं होगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 ही बार जाएगा, 5 बार गया तो 5 थी 15 के 5 हाथ में 1, 5 थी 15, अब 1 16, 12 में से 5 गया 7, 7 5 12 7, यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, 27 को फिर यहाँ पर 33 लिखेंगे, 33 को 27 से फिर से भागा देंगे एक बार, ये एक बार जाएगा, 27 हुआ और 13 में से 7 7 5 5 बचेगा, 8 9 10 11 12 नहीं 6 बचेगा, 6 बचेगा, 7 6 13, इधर नहीं बच रहा है, शेष 6 बचा। फिर यहाँ पर 27 को फिर लिखेंगे एक बार, 6 चौके 24, 4 बार में 24 होगा, 27 में से 24 गया 3 हुआ, फिर 6 को यहाँ पर लिखेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में कर गया। अब शेषफल 0 आएगा तो रुक जाएंगे। ये कई स्टेप में गया तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में गया, इसको 6 स्टेप में हम लोग लिखेंगे जटिल विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो 6 स्टेप में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो पहला स्टेप है स्टेप 1, 867 को 225 गुना 3 प्लस 192 लिखेंगे, 867 को 225 गुना 3 प्लस 192 से है। फिर 225 को फिर से क्या लिखेंगे, स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 2 में लिखेंगे। अब 225 को फिर से क्या लिखेंगे, 225 को 192 गुना 1 प्लस शेषफल 33 आया है, शेषफल 33 प्लस 33 आया है, देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 में क्या लिखाएगा, 225 खत्म हो गया, 192 को लिखेंगे 33 इंटू 5 प्लस 27, 192 को लिखेंगे 33 इंटू 5 प्लस 27, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर से 33 को लिखेंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 में लिखेंगे, स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, 33 को किस प्रकार लिखेंगे, 27 इंटू 1 प्लस 6, 33 को लिखाएगा 27 इंटू 1 प्लस 6, अभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, तो स्टेप 5 जाएगा, स्टेप 5 में क्या है, 27 को किस प्रकार लिखेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 3, शेषफल 3 आया है, 27 की लिखेंगे 27 बराबर 6 इंटू 4 प्लस 3, अभी भी शेषफल 0 नहीं है, स्टेप 6 हो, 27 तक हो गया। अब 6 को लिखेंगे
3 इंटू 2 प्लस 0, सिंपल 0 आ गया कि यही 3 आपका HCF यहाँ पर था। HCF क्या है 3, HCF 3, तो 6 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि सिंपल 0 आ गया तो A आपका HCF हो जाएगा। 3 यहाँ पर HCF हो जाएंगे, 3 HCF हो जाएंगे। तो HCF बराबर 3 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हमको कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक A और B, A और B के लिए A और B के लिए Q तथा R अद्वितीय पूर्ण संख्याएं इस प्रकार होगा कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान होगा 0 से बड़ा और बराबर और लेस देन, और R जो होगा B से छोटा होगा, मतलब जिसे हम लोग भाग देंगे। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए Q तथा R अद्वितीय पूर्ण संख्या इस प्रकार होगा कि A बराबर BQ प्लस R। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इसमें A मतलब जो प्रश्न में हमको बोला गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, A इस तरह से हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर हम लोग को B देखना है, B क्या होगा, तो B प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न क्या है कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, यानी कि B यहाँ पर 6 होगा प्रश्न से और प्रमेयिका देखने से पता चला है कि B का जो मान होगा 6 होगा। तो माना कि B बराबर 6 आ गया। प्रश्न से समझ में आ रहा है कि B का मान 6 होगा। A तो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया
और b जो है 6 होगा। प्रश्न से समझ में आ रहा है कि 6³ + 1 जो है विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, यानी कि b यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो b जब 6 होगा तो इसको हम लोग प्रमेयिका से सजा के किस प्रकार लिख सकते हैं, और a आपका a धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ। हम लोग a को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं और b बराबर 6। इस प्रकार से प्रमेयिका से अगर लिखते हैं तो हो जाएगा a बराबर 6³ + r। अब r का जो मान होगा इस प्रकार होगा कि जहां r जो होगा 0 से ग्रेटर r लेकिन b से छोटा। b कितना माने 6 माने है b कितना माने 6 माने हैं, तो 6 से छोटा ही होगा, यानी कि r जो होगा, r जो बराबर है या तो 0 होगा, ठीक है, r का मान 0 है, या 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि r का मान 6 से छोटा है, यानी कि 6 केस बनेगा। 6 केस कैसे बनेगा, तो हम यहां पर लिखते हैं केस 1। केस 1 में अगर 1 में r बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, r बराबर 0 इसमें रखते हैं तो बन जाएगा a बराबर 6 Q + 0, यानी कि 6Q ही हो जाएगा। ठीक है, केस 2 में देखते हैं। केस 2 में अगर r बराबर 1 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर, a आपका विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर 6Q + r की जगह 1 बिठा देना है, 1। ठीक है, अब यहां पर केस 3 में देखते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 में अगर 1 ले लिए, r बराबर अब की 2 लेते हैं, तो r बराबर 2 लेते हैं तो आपका a क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q + 2। केस 3 हो गया। केस 4 में देखते हैं। केस 4 अगर r बराबर कितना तक 2 तक ले लिए, r बराबर अब की 3 लेते हैं तो समीकरण क्या बन जाएगा, a बराबर 6Q + 3। ठीक है, केस 5 है, अगर r बराबर 3 तक हो गया, r बराबर 4 ले लेते हैं तो a हो जाएगा 6Q + 4। इसके बाद केस 5 लेते हैं। केस 5 हो गया, 6 लेते हैं। अगर r बराबर 5 तो a बराबर हो जाएगा 6Q + 5। यहाँ पर 5 कंडीशन था, r का 6 हो जाएगा। r का मान 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए,
3 रख दिए, 4 रख दिए, 5 रख दिए, यानी कि 6 कंडीशन हो गया। यहाँ पर ए को मान लेते हैं, माना कि बी तो 6 मान ही लिए थे, ए हम लिखेंगे, ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहां पर जो 6 कंडीशन है, 6 में एक ई हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक कंडीशन ए था, एक कंडीशन ए है और एक कंडीशन ई है। इसमें 6q + 1 के रूप में तो ये नहीं है, विषम पूर्णांक है ही नहीं, क्योंकि 6q 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य है 6, यानी कि सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, सम हो गया, सम पूर्णांक हो गया, सम पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो 6q नहीं होगा, 6q करना भी नहीं है। उसके बाद आ गए हैं 6q + 1, ये आपका विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, दोनों में कॉमन है, इस चलते 2 से ही विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, अतः यह विषम संख्या है, यह विषम है। एक तो 6q + 1 के रूप में लाना ही था, तो एक तो हो गया। अब केस 3 में देखते हैं, 6q + 2, ये 2 से विभाज्य है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये सम है, ये सम है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखते हैं 6q + 3, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो 6q + 3 जब 2 से विभाज्य नहीं है तो ये विषम हुआ, तो ये 6q + 3 के रूप में भी लाना था, तो ये आपका विषम है, विषम है, इस फॉर्म में लाना था। 5वां कंडीशन है r = 6 लेने पर 6q + 4, ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि सम है, सम है। तो सम है, तो 6q + 4 के रूप में नहीं लाना था, तो ये भी नहीं होगा। अगला है 6q + 5, ये 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि विषम है। क्या है, विषम है, तो विषम है, यानी कि मेरा कौन कौन आ गया, जो विषम है वो देखिए, सम आया था, एक ए है, एक विषम ए है, दूसरा है विषम ए और एक है ए। तो यही तो लाना था, 6q + 1 एक हो गया, दूसरा का 6q + 3 और तीसरा का हुआ a = 6q + 5। a को हम धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, अतः हमारा प्रूफ हो गया। अतः लिख सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा। अतः लिखेंगे हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता
चलिए 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, कम बेसी नहीं होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभ की संख्या अधिकतम निकालना है, तो स्तंभ की संख्या अधिकतम निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ ही होगा। ऐसे लॉजिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक रफ आइडिया देखते हैं, क्या होना चाहिए रफ आइडिया। तो आगे आगे बैंड वाला चल रहे हैं, उसके पीछे आर्मी वाला चल रहे हैं। आगे आगे बैंड वाला और उसके पीछे आर्मी वाला सेना परेड करते हुए चल रहे हैं। तो बैंड वाला के कुछ हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, एक रफ आइडिया लेते हैं कि इसका एचसीएफ ही क्यों निकालना है। तो बैंड वाले चल रहे हैं इस तरह से, ये बैंड वाले हैं आगे आगे। अब अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं इस तरह से बैंड, ये भी बैंड है, इस तरह से बैंड वाले हैं। कितने हैं, 32 गो हैं। तो और भी बना लेते हैं, डॉट 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 करके इस तरह से और आगे इस तरह से हम लोग 32 को बनाना है, 32 को बनाना है। आगे आगे चल रहे हैं बैंड वाला, पीछे से चल रहे हैं आर्मी वाले। इस तरह से ये टोटल 32 को हुए, ठीक है। उसके पीछे पीछे चल रहे हैं आर्मी वाले, उन लोगों की संख्या कितना है, 616 है। तो ये इतना ही तक लेना है, यहीं तक होना चाहिए, ज्यादा न बढ़ाना है न घटाना है। ये जितना होगा संख्या आगे में उतना ही संख्या आर्मी का भी लेंगे, तभी तो बोला है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो आगे में जितना आर्मी बैंड वाले होंगे उतना ही सेना भी होंगे। इस तरह से इन लोग भी सिस्टम से लग जाएंगे। ये आपका कितना है, 616 है। पूरा तो हम लिखेंगे नहीं, इस तरह से एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इन लोग कितना है। ये आपके 600 टोटल 616 हो गए। ये है टोटल 616। ये है टोटल आर्मी बैंड वाले कितने थे, 32। ये संख्या अधिकतम लेने हैं तो हम लोग अधिकतम n मान लेते हैं, आगे में है। और इधर से कितना है, इधर से x है, तो n गुना x करेंगे तो 32 होना चाहिए। n गुना x करने पर कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। जैसे में यहाँ पर देखा से 1 2 3 4 वो इधर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहने का 9 10 11 12, टोटल 12 गो है। तो इधर क्या गो है, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, 16 को होना चाहिए। 4 गुणे 4 करने पर 16 होना चाहिए, 4 गुणे 4 16 होना चाहिए। नीचे देख लीजिए 4 8 12 16। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, कि n गुना x करेंगे तो 32,
इसमें भी सेम होगा, इधर इधर से टोटल एन ही हुए, एन अधिकतम संख्या लिए हैं तो ये हो जाएगा एन, और ए वाला जो ले लेते हैं ये हो जाएगा वाई, ये संख्या जो इधर वाई है तो एन गुना वाई कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एन गुना एक्स बराबर 32 होना चाहिए, बैंड वाले हैं, ठीक है, ये बैंड वाले हैं, ये बैंड वाले हैं, ठीक है, और एन गुना वाई जो है 616, ये आपका आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले हैं। छः सौ सोलह इधर एन है, 616 ये क्या है, क्या वाले थे, ये आर्मी वाले थे, आर्मी वाले थे। अब यहाँ पर इसमें देखा जाए कि एन गुना एक्स और एन गुना वाई, एन अधिकतम लिए हैं, स्तंभों की संख्या अधिकतम, तो ये दोनों संख्या में इस एक तरह से संख्या है, ये भी एक तरह से संख्या है, एन गुना एक्स संख्या है, एन गुना वाई संख्या है, तो एन जो है दोनों का अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एन क्या हो गया, एन दोनों में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या बोलते हैं, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को तो ही एचसीएफ कहा जाता है। अधिकतम गुणनखंड दोनों उभयनिष्ठ, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को तो एचसीएफ कहा जाता है। मोटा मोटी ये आइडिया हमको पता चला कि ये दोनों का एचसीएफ निकालना है, किसका, 616 का और 32 का। तो 616 और 32 का हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड कर देंगे, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो हल यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो एक रफ आइडिया था। ये क्या है, एक रफ आइडिया है, एक रफ है। मेंस एग्जाम में वो नहीं लिखना है, मेन एग्जाम में छोटा सा सॉल्यूशन एचसीएफ लिखना है। तो 616 और 32 का हम लोग का एचसीएफ निकालना है। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, मेन यही बात है। तो 616 और 32 का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 616 और 32 में 616 बड़ा है, तो 616 जो बड़ा है तो 616 को भागा देंगे 32 से। 616 को भागा देंगे 32 से, एक बार जाएगा तो 32 हुआ, 32 हुआ तो 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 29। 11 में से 2 9 2 11, 5 में से 3 गया 29, ठीक है, ठीक है ना। 11 में से 2 9 2 11 और 5 में तो 29 हो गया, एक और हो गया 296। अब यहाँ पर 3 से 23, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार जाएगा क्या, 32 को 9 बार अगर हम लोग देते हैं तो 32 9 कितना होता है, 9 दूनी 18 के 8 में 1, 9 3 27 है 1 28, 9 में 1 1 1 27, 9 बार में जाएगा 9 बार, तो 9 दूनी 18 में 1 1 1 1, 9 3 27 है 1 28, 28 हो गया। अब यहाँ पर 16 में से 8 गया 8, इधर खत्म, फिर जो होगा शेष 8 बच गया, फिर यहाँ 32 उतारा जाता है, 8 चौके 32, शेष 0 आ गया।
अब यहाँ पर स्टेप लिख देंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? 616 को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? स्टेप 1 में 616 को लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस शेष कितना है? 8। शेष 8 आया है, 0 नहीं आया है। स्टेप 2 जाएगा। स्टेप 2 32 को किस प्रकार से लिखेंगे? तो 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 गुने 4 प्लस 0। यहाँ पर 8 क्या हुआ होता है? HCF कहलाता है। यही तो HCF कहलाता है। HCF कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर भी 8 ही हुआ था, तो HCF हो गया आपका, HCF बराबर 8। अतः हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अतः यहाँ पर आंसर में लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा। 8 आंसर होगा। मतलब 8 को इस तरह से करना होगा। 8 को आगे आर्मी बैंड वाले इस तरह से, पीछे से इस तरह से, आर्मी के बाद सेना वाले। 8 को आगे स्तंभ की संख्या अधिकतम लेना चाहिए, समान संख्या वाले लेना चाहिए। मतलब 8 को आगे रहेंगे आर्मी वाले, उसके 8 को 8 चौके 32 को लग जाएगा लाइन, उसके पीछे फिर आपका आर्मी वाला रहेंगे। इस तरह से आंसर 8 है।